स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ आवर मौर्यन आर्ट। आज हम लोग मौर्य कला का दूसरा संस्करण पे चर्चा करेंगे। विल डिस्कस ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर। देखिए, हमारा जो स्रोत है, जो लिखित स्रोत है, वो दो हैं। मौर्य कला के बारे में जानने के लिए हमारे पास दो लिखित स्रोत हैं। दे आर टू रिटन सोर्सेस। वन इज, पहला है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा है मेगास्थनीज का इंडिका और दूसरा है मेगास्थनीज का इंडिका। दोनों के अध्ययन से हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि दोनों जो स्रोत है उनमें काफी समानताएं हैं। देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन कौटिल्य's अर्थशास्त्र एंड योर मेगास्थनीज इंडिका as far as reference to Mauryan architecture is concerned। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आदेश के रूप में लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि नगर कैसा व्यवस्थित होना चाहिए, इस तरह से। लेकिन एक बात पर, एक इशू पे, एक मुद्दा पर दोनों में अंतर है। क्योंकि मेगास्थनीज ये बार बार कहते हैं कि पाटलिपुत्र नगर में लकड़ी की इमारत बनती थी या लकड़ी की स्तंभ बनती थी, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाषाण का इस्तेमाल का भी आदेश है। वी फाइंड द यूज ऑफ स्टोन इन कौटिल्य's अर्थशास्त्र ऑल्सो। यदि लिखित स्रोत से हम लोग पुरातात्विक स्रोत को कोरिलेट करते हैं, यदि आर्कियोलॉजिकल सोर्स और रिटन सोर्स को हम लोग मिलाते हैं, तब बहुत सारे जो अवशेष मिला है वो लकड़ी, चाहे वो साल लकड़ी हो या ताल वृक्ष हो, पुल ट्री हो, इसके तरफ इंगित करता है। लेकिन कुम्हरार में एक ऐसा अवशेष मिला है, एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो कि, या कह सकते हैं जिसमें पाषाण का, पत्थरों का स्तंभ बना है, यानी एक पत्थर को काटकर स्तंभ का निर्माण किया गया है। सो इन कुम्हरार we find an exceptional use of stone in the form of pillars। तो चलिए, इसी के साथ हमारी चर्चा चालू होती है। और अब आप देखेंगे बच्चों कि कुम्हरार में, पटना के कुम्हरार में एक सभा भवन का अवशेष मिला है। पटना के कुम्हरार में एक सभा भवन का अवशेष मिला है। कुछ लोगों के अनुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का सभा भवन था और कुछ लोगों का मत है, चूंकि यहां पत्थर के स्तंभ मिले हैं, अशोक के समय का कुछ लोग कहते हैं। चलिए, इस विवाद को हम लोग बाद में निपटेंगे। पहले हम लोग ये देख ले कि इस कुम्हरार में, पटना के कुम्हरार में ये जो सभा भवन बना है, सभा भवन मिला है, जिसको आप बिग असेंबली हॉल कह सकते हैं, वहां पे 15 फीट की दूरी पर 15 फीट की दूरी पर आपको स्तंभ मिले हैं।
और ये जो स्तंभ हैं 8 इनकी पंक्तियां हैं, स्तंभों की 8 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 10 स्तंभ हैं और एक स्तंभ और दूसरे स्तंभ में के बीच की दूरी 15 फीट है। तो बच्चों, कुम्हरार में हम लोग को सभा भवन का अवशेष मिला है। वी हैव कम अक्रॉस द रिमेन्स ऑफ एन असेंबली हॉल, जहां पे पत्थरों का स्तंभ मिला है, पाषाण का स्तंभ मिला है और इस स्तंभ की 8 पंक्तियां हैं। देयर आर 8 लाइन्स। इन स्तंभ, सभा भवन में जो स्तंभ है उसकी 8 पंक्तियां हैं, 8 लाइन्स, और हर एक पंक्ति में 10 स्तंभ हैं और एक स्तंभ और दूसरे स्तंभ के बीच की दूरी आपका 15 फीट है। अब सवाल ये उठता है कि पुरातत्विकविद या इतिहासकार कैसे मान गए कि ये स्तंभ मौर्यकालीन का है। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं बच्चों पहले कि मौर्य काल की कला को यदि आपको दूसरे कला से अलग करना है तो उसकी एक विशिष्ट पहचान है। देयर इज वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मौर्यन आर्ट दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द अदर आर्ट, चाहे वो भारत की कला हो चाहे वो विश्व की कला हो, और वो है कि मौर्य कला में आप दीप्तिमान चमक देखते हैं, पॉलिश्ड रेडिएंट ग्लो देखते हैं। तो इन स्तंभों पर भी दीप्तिमान चमक था। देयर वाज अ रेडिएंट ग्लो ऑन दिस पिलर्स एंड ऑन दिस ग्राउंड it has been concluded that these pillars belong to the Mauryan art. तो दीप्तिमान चमक के आधार पर कहा गया कि ये स्तंभ मौर्यकालीन युग का है। और जैसा कि हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं बच्चों कि इन स्तंभों को मिट्टी में गाड़ा जाता था और गाड़ने के बाद नीली मिट्टी का उपयोग किया जाता था। नीली मिट्टी, द यूज ऑफ ब्लू सॉइल, नीली मिट्टी का उपयोग सीमेंट की तरह किया जाता था। सीमेंट जो आपको चिपकाने में मदद करता है आधुनिक युग में, उस समय जो है नीली मिट्टी का उपयोग किया जाता था। तो ये पॉइंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये है आपका इस फिगर को ही बना लीजिएगा। ये है आपका सभा भवन, यानी असेंबली हॉल, जो कि कुम्हरार में मिला है। इसके दक्षिण में नहर मिला है। इसके दक्षिण में यू विल फाइंड अ कैनाल। और जब कनाल देखा गया, जब इस नहर को देखा गया तो मालूम चला कि ये सोन नदी से इसमें पानी आता था।
तो इस नहर का स्रोत था आपका सोन नदी। इस नहर का स्रोत था सोन नदी। अब देखिए, ये पत्थर के बने हुए जो सभा हॉल हैं, सभा भवन है, संभवतः पॉसिबली चुनार से पत्थर मगध में, पाटलिपुत्र में मंगाया जाता था। तो चुनार से ये गंगा नदी, यानी जल के माध्यम से ये गंगा नदी से सोन नदी ये पत्थर पहुंचते थे, और सोन नदी से नहर काट करके इस सभा भवन में ये लगाया गया। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तथ्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि सभा भवन की जो नहर है वो सोन नदी से काट करके बना था। मीन्स द वाटर फ्रॉम सोन रिवर यूज्ड टू ड्रेन द कैनाल, एंड दिस वाटर was used to transport stones from Chunar. From Chunar, it came through Ganga river, then it was transferred to Son river, and from Son river, it finally reached its destination, that is the assembly hall. और यहीं पे बच्चों, यहीं पे इसी कुम्हरार के पास, इसी स्थल पे हम लोग को आरोग्य केंद्र मिला है। यानी पाटलिपुत्र में मौर्य के समय हम लोग को एक हॉस्पिटल का भी अवशेष मिला है, मेडिकल सेंटर का भी अवशेष मिला है, और वो है आपका कुम्हरार में। अब हम लोग का जो चर्चा हुआ बच्चों, जो चर्चा हुआ उस पे यदि हम लोग निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष हमारा ये होता है, इसको याद रखिएगा बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि सामान्यता जो मुख्य रूप से मौर्य कला में लकड़ी का इस्तेमाल होता था। means generally wood was used in pre-Mauryan and in the initial stages of Mauryan period। और लकड़ी पाटलिपुत्र में आराम से मिलती थी, क्योंकि ये आपका एलुवियल सॉइल था, जलोढ़ मिट्टी था, जंगल आराम से पनप जाते थे, तो लकड़ी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, एज द डेवलपमेंट टुक प्लेस, लकड़ी का अभाव होने लगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ और भी जो है खेतों का काम दूसरे वैकल्पिक इस्तेमाल में चालू हो गया। तो लकड़ी का जब अभाव होना चालू हुआ पाटलिपुत्र में, तब पाटलिपुत्र में हम लोग स्टोन का, पत्थर का, पाषाण का इस्तेमाल देखते हैं। और ये पत्थर संभवतः चुनार से आता था। और ये विकसित रूप मौर्य कला का हम लोग अशोक के समय में देखते हैं, और ये जग जाहिर है कि अशोक के समय में पत्थरों का भी व्यापक इस्तेमाल हुआ। मीन्स स्टोन वॉज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन अशोकन टाइम्स। तो किस तरीके से लकड़ी का इस्तेमाल हुआ मौर्य कला में, और कब पाषाण स्टोन का इस्तेमाल हुआ मौर्य कला में, ये दोनों निष्कर्ष आपके लिए जरूरी है। अब इस पॉइंट को समझें तो अब हम लोग जो हैं दूसरे आयाम पे चलते हैं। यदि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो टू अदर पॉइंट।
हाँ या ना में जवाब दे दीजिए यदि आपको समझ में आया। वेल एंड गुड, हम लोग आगे जो हैं बढ़ते हैं। हम लोग को समझ में, आप लोग को समझ में आया तो वेल एंड गुड, सो दैट वी कैन गो अहेड, so that we can go ahead. ओके, देखिए हिंदी में स्थापत्य कला और वास्तुकला दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन यदि हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो स्थापत्य कला को भी बच्चों लाइट्स, स्थापत्य कला को भी हम लोग इंग्लिश में आर्किटेक्चर बोलते हैं और वास्तुकला को भी इंग्लिश में हम लोग आर्किटेक्चर कहते हैं। लेकिन मौर्य कला में एक दूसरा आयाम हम लोग अभी देखेंगे और वो है मौर्य कला की जो दूसरी दिशा थी वो थी वास्तु कला। मीन्स इट वॉज अ न्यू डायमेंशन टू इन द इंडियन आर्किटेक्चर। अब देखिए इसमें क्या है, गया जिला में दो पहाड़ थे, एक नागार्जुनी और दूसरा बराबर पहाड़। पहला बराबर पहाड़ और दूसरा नागार्जुनी पहाड़। और ये दोनों पहाड़ों को, इन दोनों पहाड़ों को, जिंदा पहाड़, इट वॉज अ हिल एंड अ केव वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम दिस हिल्स। मीन्स इन पत्थरों, इन पहाड़ों को काट कर, इन पत्थरों को काट कर एक सुंदर गुफाएं बनाई गई। और ये भारतीय कला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। मीन्स पहाड़ों को काट कर गुफा बनाना भारतीय कला की प्राचीनतम उदाहरण है। चूंकि ये मौर्यकालीन है, सिंस दिस फेज बिलोंग्स टू द मौर्यन एज, इसलिए इन गुफाओं में भी वही आपका चमक मिलेगा। सिंस इट बिलोंग्स टू द मौर्यन एज, in these caves also you will find the polished structure. ये है नागार्जुनी पहाड़ गया का, ये गया का नागार्जुनी पहाड़ है और ये है गया का बराबर पहाड़। आप लोग अपने स्लाइड्स में नागार्जुनी पहाड़ और बराबर पहाड़ जो है देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इस वास्तुकला के बारे में, हम लोग जो है देखते हैं। आपका जो नागार्जुनी पहाड़ है, नागार्जुनी पहाड़ याद रखिएगा बच्चों, अपने नोट्स में बना लीजिएगा कि नागार्जुनी पहाड़ में 3 गुफाएं हैं। नागार्जुनी पहाड़ में 3 गुफाएं हैं और बराबर पहाड़ में 4 गुफाएं हैं, यानी कुल जो हैं ये 7 गुफाएं हैं। ये पत्थरों को काट कर गुफा बनाए गई हैं, है ना। मीन्स caves has been carved out from the hills। लेकिन मौर्यकालीन कला के जैसे इसमें भी हम लोग लकड़ियों का इस्तेमाल, इसमें भी हम लोग इमारतों का जो बनाया जाता था गुफा, उसमें वुड का यूज, एक्सटेंसिव यूज ऑफ वुड
लकड़ियों का इस्तेमाल देखते हैं। बच्चों, मौर्य कला बिहार स्पेशल में आता है, इसलिए इस तरह के कला में आपको इन डेप्थ जो है नॉलेज चाहिए। तो जो भी पॉइंट्स हम लोग बात किए हैं, बेटर होगा कि आप लोग लिख लें। अब चलते हैं हम लोग बराबर पहाड़ी की गुफाएं, बराबर पहाड़ी की गुफाएं। अब हम लोग चलते हैं बराबर हिल्स। जैसा कि बच्चों हम लोग कह चुके हैं, बात कर चुके हैं कि बराबर हिल में 4 गुफाएं थीं और नागार्जुनी पहाड़ में 3 गुफाएं थीं। अब हम लोग का सवाल उठता है कि बराबर पहाड़ी में वो कौन कौन से 4 गुफाएं थी। तो इसको एकदम ध्यान से लिख लीजिएगा बच्चों। पहला जो है वो है आपका कर्ण चौपड़, वो है आपका कर्ण चौपड़, वो है आपका कर्ण चौपड़। दूसरा है बच्चों, दूसरा है लोमस ऋषि केव, लोमस ऋषि केव, जिसको कि हिंदी में आप लोग ऐसे लिखेंगे लोमस ऋषि गुफा। तीसरा है बच्चों जो है वो है आपका सुदामा केव, यानी सुदामा गुफा। और चौथा है विश्व झोपड़ी। चौथा है विश्व झोपड़ी, चौथा है आपका विश्व झोपड़ी। ये चार गुफाएं बराबर पहाड़ में स्थित है। ये 4 गुफाएं बराबर पहाड़ में स्थित है, और इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, अब इसमें सबसे पुराना गुफा जो है वो है आपका सुदामा गुफा। सुदामा गुफा सबसे पुराना है। सुदामा गुफा जो है इट इज द मोस्ट एंशिएंट। इस तथ्य को भी याद रखिएगा बच्चों। सुदामा गुफा जो है सबसे पुराना है। सुदामा गुफा इज द मोस्ट एंशिएंट। सुदामा गुफा जो है इज द ओल्डेस्ट। सुदामा केव इज द ओल्डेस्ट। ये है आपका ओल्डेस्ट, ये है आपका सबसे पुराना। चलिए अब हम लोग इसमें एक और बात करेंगे कि बाद में महाराष्ट्र में, जैसा कि अजंता कार्ले गुफा देखे होंगे जिसको कि चैत्य का नाम दिया गया, इन्हीं गुफाओं से प्रभावित था। मीन्स बराबर पहाड़ की गुफाएं और लोमस और नागार्जुनी पहाड़ों की गुफाएं बाद के भविष्य के महाराष्ट्र के चैत्य के निर्माण को भी प्रभावित किया। और इस तरह का गुफा
विश्व के स्तर पे भी ये कला दूसरे देशों को प्रभावित की। और सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया की वास्तुकला, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों, दक्षिण एशिया की वास्तुकला बराबर पहाड़ियों और नागार्जुन पहाड़ियों के गुफाओं से प्रभावित हुई। तो साउथ एशियन आर्किटेक्चर has been influenced by rock cut cave architecture of India। अब देखिए, यह है बच्चों आपका लोमस ऋषि गुफा, यह है आपका लोमस ऋषि गुफा। अब आप देखेंगे, ये देखेंगे लोमस ऋषि गुफा सबसे बेहतर गुफा है। लोमस ऋषि केव इज द बेस्ट केव, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब लोमस ऋषि गुफा में आप देखिए तो ये है मेहराब, यहां पे ये मेहराब है, ये जो देख रहे हैं ये आपका मेहराब की तरह बना हुआ है। और इस मेहराब में ये हाथियों के समूह का चित्रण है। मीन्स द एंट्रेंस टू द लोमस ऋषि केव, दिस लोमस ऋषि केव इज द बेस्ट केव of all the group, and the entrance is designed like a mihrab, और ये मेहराब में हाथियों का चित्र, इस मेहराब में हाथियों का चित्र अंकित है। इस मेहराब में आप देखेंगे कि हाथियों का चित्र जो है अंकित है। ये आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा जो गुफा है वो है आपका सुदामा गुफा। जो दूसरा गुफा है वो है आपका सुदामा गुफा या सुदामा केव्स। ये है आपका सुदामा गुफा या सुदामा केव्स। ठीक है बच्चों, अब ये सुदामा गुफा के बारे में ये 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में जो है ये अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व में लोमस ऋषि गुफा को अशोक ने आजीविका धर्म को समर्पित किया था। अशोक के राज अभिषेक के 12वें वर्ष में in the 12th year of Ashoka's coronation, this Lomas cave was dedicated to आजीविका सेक्ट। और आप देखेंगे एक और महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि लोमस गुफा और सुदामा गुफा साथ साथ है। और लोमस गुफा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लोमस गुफा और सुदामा गुफा एक साथ है। और लोमस गुफा सुदामा गुफा के बीच का दीवार यदि आप हटा देते हैं, लोमस गुफा और सुदामा गुफा के बीच का दीवार यदि आप हटा देते हैं तो ऐसे स्थिति में अंदर का भाग कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसे स्थिति में अंदर का भाग कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इस आकार को हम लोग अर्धवृत्ताकार या एप्साइडल कहते हैं। इस आकार को बच्चों हम लोग अर्धवृत्ताकार या एप्साइडल कहते हैं। ये अर्धवृत्ताकार या एप्साइडल
आप देखेंगे कि भविष्य में जो आपका चैत्य बनता था, भविष्य में जो आपका चैत्य बनता था, भविष्य में जो बौद्ध चैत्य बनता था, भविष्य में फ्यूचर में जो चैत्य बनता था, वो लोमस ऋषि और सुदामा ऋषि को मिला के जैसा आपको आंदोलिक आकार मिलता है, उसी से प्रभावित हुआ। निष्कर्ष आपका ये है, कंक्लूजन आपका ये है, आपका लाइट्स प्लीज, आपका निष्कर्ष ये है, आपका कंक्लूजन ये है बच्चों, आपका कंक्लूजन ये है कि लोमस केव यानी लोमस ऋषि गुफा और सुदामा केव एंड सुदामा गुफा भारत के चैत्य परंपरा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। इंग्लिश में ये पॉइंट जरूर लिख लें कि इफ वी रिमूव द बाउंड्री between Lomas Rishi cave and Sudama Rishi cave, then we get a shape known as alpidal. And this alpidal shape has influenced the future chat of Indian architecture, and this alpidal shape has shaped the future chat of Indian architecture. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसी तरह आपका करण चौपड़ ये 200 इसमें एक अभिलेख है, सॉरी, करण चौपड़ में एक आपका शिलालेख है। इसमें आपको एक स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिला है जो कि 245 ईसा पूर्व का कहा जाता है। अगला है आपका विश्व झोपड़ी। ये चौथा आपका गुफा है जिसको कि हम लोग विश्व झोपड़ी कहते हैं, और इसमें अशोक सीढ़ी है, अशोक सीढ़ी का मतलब है कि ये गुफा थोड़ा ऊंचाई पे है